कितने भी दूर हो सरजू और गोमती के, संगम जरूर होगा। लब भले इनकार करें, दिले इजहार जरूर होगा। लोग कहते हैं पुल से क्या दिखता है, अरे दिल की दूरबीन से देखो सब दिखता है। मरने के बाद भी भगवान एक बार आपको अपना रुतबा दिखाने का मौका देता है। जनाजे के साथ आने वाली भीड़ रुतबे का ही प्रतीक होती है, लेकिन कोरोना ने इस शक्ति प्रदर्शन का मौका भी छीन लिया। नमस्कार मित्रों, एनडीटी मस्ती लाइव शो में सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उपन्यास लेखक अंकित वर्मा। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है एनडीटी मस्ती मंच पर। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रोफेसरों को प्रणाम करना चाहूँगा और मेरे बैचमेट और जूनियर को मेरा बहुत सारा प्यार। एनडी यूनिवर्सिटी मस्ती की टीम और सुप्रताप जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आप इस लाइव प्रोग्राम से जुड़े एनडीटी मस्ती लाइव शो से। वायरस मारेगा उपन्यास लेखन का आपके मन में विचार कैसे आया? ऐसा था कि खबर मिली कि पास में कोई कोरोना पॉजिटिव निकल गया या कोई किसी कैजुअलिटी की सूचना आई कि कोरोना से ये व्यक्ति नहीं रहे, तो एकाएक अपने भी बॉडी का टेम्परेचर जैसे लगता था कि बुखार हल्का हल्का हमें भी हो रहा है और गले में ये थोड़ा सा कि हाँ चोक हो रहा है। वो होता नहीं था लेकिन ऐसा आभास होता था, ऐसा डर लगता था। तो इसी डर को प्लाट बना के, इसी डर को आधार बना के इस उपन्यास का मतलब रचना की गई मेरे द्वारा कि मैंने सोचा कि इससे मतलब थोड़ा मनोबल लोगों को बढ़ाया जाए, इसलिए इस उपन्यास को लिखा गया, वायरस मारेगा। इसका नाम क्यों रखा गया ये कि वायरस मारेगा? इस उपन्यास में जो खलनायक है वो क्या करता है, 2 लेटर भेजता है। वो धमकी देता कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाया जिसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और मैंने इसको लोगों में इंजेक्ट करा दिया है। तो वो धमकी को लेकर, उसकी धमकी को लेकर उसका नाम रखा गया वायरस मारेगा। आपको लेखन का शौक कैसे हुआ? देखिए, किसी चीज का शौक और हॉबी कुछ बता नहीं सकते कि कब से शुरू हुई, क्योंकि वो बीज कब पड़ जाता है आप भी नहीं जानते ना हम जान सकते अगर शौक है वो। तो मैं जब छोटा ही था 4-5 साल में, जो मुझे टीचर पढ़ाने आते थे, ट्यूशन जो देते थे, वो ऐसे ही रैंडम कोई घड़ी लगी, कोई मेज रखी तो उस पे कहते थे आप कविता लिखो, तो मैं वो लिखता, मतलब वो लिखवाते थे तो मैं 4 लाइनें 5 लाइनें तो ऐसे लिखने लगा। फिर मैं जब क्लास 8 में पहुंचा तो वहाँ हमारे स्कूल में सतीश आर्य एक अवधि के प्रसिद्ध कवि थे। तो वो क्या करते थे कि वो थोड़ा सा, मेरी राइटिंग उस समय अच्छी थी तो वो देते थे, कहते इसको उतार दीजिए आप पेज में ताकि मैं भेज सकूं। तो मतलब उनकी रचनाएं भी पढ़ के फिर गया। फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने लिखना शुरू किया, तो मैं लिख के फिर उसकी फोटो कॉपी करा के मतलब अपने साथियों को, बैट्समैन को देता था। तो मैंने वहां पे हॉस्टल में लिखा था एक लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद जिंदगी। वो अब पब्लिश भी हो गया है मेरा गम कितना कम है के नाम से। तो उनकी फिर वो सजेशन देते थे, मेरे मतलब बैचमेट हैं सौरभ वर्मा थे, तो काफी फनी फनी देते थे कि इसमें मसाला नहीं, मसाला डालो, तो उनके हिसाब से मसाला भी पड़ता था। तो ये सब होता, तो ऐसे ऐसे धीरे करते डेवलप होता गया। तो उपन्यास की कुछ पंक्तियां अंकित जी अगर सुनाना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। उपन्यास में जो उस समय का वो था, कोरोना टाइम में जो फर्स्ट फेज था उसके बारे में कुछ लिखा, मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। दिल्ली के कब्रिस्तानों ने कई जनाजे देखे हैं। पहले जनाजा रुकता रुकाता, कंधे बदलता हुआ आराम से आता था, लेकिन कोरोना काल में लगता था जैसे एक आदमी कई जनाजों को हाँकते हुए कब्रिस्तान रूपी दरबे में बंद करने लाया हो। जिंदा लोगों की व्यथा भी कुछ कम नहीं थी। लॉकडाउन में सड़कों सैकड़ों किलोमीटर की दूरी नापते पैर, रात के अंधेरे में पति का कुचला शव अपनी गोद में लिए रोती बिलखती पत्नी, रेलवे ट्रैक पर कटे पड़े लोगों का इंतजार करती रोटियां कि उनके सूखने से पहले बनाने वाला उनको खाने के लिए उठेगा। रेलवे प्लेटफार्म पर मृत पड़ी माँ के स्तनों से दूध पीने की कोशिश करता बच्चा, और सबसे हृदय विदारक, कुछ घंटों में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाने का डर और आगे के घंटों के सांसों के लिए की व्यवस्था के लिए दौड़ते भागते विनती करते उनके प्रियजन। हमारे मस्तिष्क की फ्लैशबैक एल्बम में कोरोना ऐसी ही कई हृदय विदारक यादें चस्पा कर गया था। छात्र जीवन में, हॉस्टल लाइफ में एक कविता लिखी थी, काफी फेमस हुई थी वो कविता। अगर हमें तो लगता है जो बीएससी का जो 4th ईयर होते हैं वो जिंदगी में लोगों को बहुत ज्यादा याद रह जाते हैं। हमें भी वहां पे मतलब जो जो चीजें हुई वो अच्छे से याद हैं। तो उसी पे कविता उस समय लिखी थी। तो एक कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारे बैचमेट कुछ शामिल हुए थे, कुछ सीनियर शामिल हुए थे, तो उसमें एक कविता सुनाई गई थी। मैं सुनाता हूँ उसकी पंक्तियां।
तो पहले बता दूं उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो, जैसे पीएमसी एक जगह पे, पीएमसी मतलब वहां का हम लोगों ने नाम रखा था पिया मिलन चौराहा, और एआरएस होता है हम लोगों को एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज, जेआरएफ। जो इसको नहीं एग्रीकल्चर से जुड़े, अगर वो सुनेंगे तो इसका टर्मिनोलॉजी उनको पता होना चाहिए। तो यही सब थी। और यूनिवर्सिटी ऐसी जगह बसी थी कि उधर लखनऊ से 100 किलोमीटर और फैजाबाद से 40, तो एकदम वीरान में। तो वहाँ कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, तो हम लोग बस जो है ले जाती थी फैजाबाद को, सैटरडे संडे को घुमा के मार्केटिंग करा के लाती थी, फिर हम वहीं पे रहते थे। तो वहीं पे लिखा था हमने। और हमारे छात्रावास का नाम था सरजू और गर्ल्स हॉस्टल का नाम था गोमती, और वहां पे एक पुल था जहां से वो गर्ल्स हॉस्टल दिखता था, तो उसी पे पंक्तियां बनाई थी। किनारे कितने भी दूर हो सरजू और गोमती के, संगम जरूर होगा, लब भले इनकार करें दिले इजहार जरूर होगा। लोग कहते हैं पुल से क्या दिखता है, अरे दिल की दूरबीन से देखो सब दिखता है। चप्पलें हमने इतनी घिसाई पीएमसी पर कि मोची भी दुकानदार हो गए, और आज की हमारी देख के बुढ़े प्रोफेसर भी जवान हो गए। पढ़ाई इतनी कर ली लाइब्रेरी में हमने, एआरएस जेआरएफ तो क्या आईएएस पीसीएस भी निकल जाएगा। टॉप ना करे ना सही, नीचे से पहला नंबर जरूर आएगा। संडे की बस नहीं छूटनी, भले आंधी तूफान आ जाए। और बंजारा की चाउमीन, बंजारा एक रेस्टोरेंट था फैजाबाद में, बंजारा की चाउमीन हमको गर्लफ्रेंड के संग ही भाए, कुछ भी कहे जमाना हमको, हमारी आज की ना जाए, हमारी आज की ना जाए। मस्त, पूरी मस्ती थी। इनको मेरी तरफ से धन्यवाद। और श्री प्रताप जी आपको खास दौर से बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटी मस्ती के फेसबुक पेज को फॉलो करें, एनडीटी मस्ती के खेतों में खलिहानों में जब जब हरियाली हो।